वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं आपकी एडुकेटर प्रतिमा चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस नए सेशन में। चलिए, आज की हमारी क्लास नंबर 12 है। इस सीरीज का आज 12वां दिन है, तो अब हम अपनी क्लास यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आया है आपके सामने वो इंग्लिश का है। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। सही प्रेपोजिशन से आपको इन सबको फिल करना है, ठीक है। कहता है ही इज जूनियर डैश मी इन सर्विस। जूनियर का मतलब होता है जो छोटा होता है, राइट। यंगर को दिखाने के लिए जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, और जूनियर यूज किया जाता है कंपैरिजन करने के लिए। जब हम तुलना करते हैं ना, तब जूनियर का यूज किया जाता है और जूनियर के साथ आएगा टू। ही इज जूनियर टू मी, ठीक। अब सर्विस की बात हो रही है, सर्विस में तो यहाँ पे आएगा इन। टू और इन, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है। Someone strange और unusual in an amusing way। एक बहुत ही विचित्र तरीके का प्राणी। तो विचित्र तरीके के प्राणी सिर्फ ज़ॉम्बी नहीं होते, उनको हम जैनी कहते हैं, ठीक है। जो विचित्र तरीके से होते हैं, अलग ही तरीके से होते हैं, ठीक है। किसी भी तरीके से हो सकते हैं, उनकी शारीरिक बनावट हो सकती है, उनके बातचीत करने का तरीका हो सकता है जो अनयूजुअल सा हो, उसे हम कहते हैं जैनी। नेक्स्ट, पॉइंट आउट द सिनोनिम ऑफ डिलापिडेटेड। डिलापिडेटेड होता है बच्चे किसी भी चीज को खराब कर देना, किसी भी चीज को बर्बाद कर देना। और बर्बाद कैसे करना, उसका रख रखाव ना करना, उसके ऊपर ध्यान न देना। यानी कि जब हम किसी चीज को नेग्लेक्ट करते हैं, अवॉइड करते हैं, तो उस कंडीशन में जब कोई चीज खराब होती है तो उसे डिलापिडेटेड कहते हैं, यानी कि रियून्ड कर देना, बर्बाद कर देना, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली स्पेल्ड। इसमें से कौन सा है जिसकी स्पेलिंग गलत है। देखो, एसिड ठीक है, एसेसरी ठीक है, एक्सेलरेट ठीक है, एब्सिस यहाँ पे गलत है। एब्सिस में बच्चे यहाँ पर जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है ABSCE। अब यहाँ तक तो सही लिखा है इसमें, लेकिन एक और एस आना था। अब आप पूछेंगे कि ये है क्या, इसका मीनिंग क्या होता है। तो बच्चे ये ना, जब किसी के शरीर में कहीं पर पस इकट्ठा हो जाता है ना, तो उसे कहते हैं एब्सिस, राइट। एक्सेलरेट आपको पता ही है, गति, राइट। एसेसरी यानी कोई भी एसेसरी, जैसे लेडीज एसेसरीज पहनती है, इयररिंग्स हो गया, नेकलेस हो गया, दीज आर एसेसरीज, ठीक है। कंप्यूटर की एसेसरीज क्या हो गई, माउस हो गया, पेन टैबलेट हो गया, स्टाइलस हो गया, ये सारे एसेसरीज हैं। तो इस तरीके से एसेट यहाँ पे किसी चीज को आगे से फॉरवर्ड करना। नेक्स्ट करते हैं। कहता है शी मस्ट वीप डैश शी विल डाई। तो बच्चे यहाँ पर आपको करेक्ट कंजक्शन को फिल करना है, ठीक है। कहता है कि उसे रोना चाहिए, मस्ट है तो अवश्य रोना चाहिए, वह मर जाएगी। इसका मतलब हो गया कि उसके पास चॉइस है कि या तो वो ये कर सकती है, वो ये कर सकती है। तो चॉइस के लिए आपके पास यहाँ पर आएगा और, ठीक है। शी मस्ट वीप, या तो उसको रोना चाहिए जरूर, या वो मर जाएगी। बिकॉज होता है कारण बताने के लिए, बट होता है यहाँ पर कि जैसे कहते हैं कि ये ड्रेस बहुत अच्छी है लेकिन थोड़ी एक्सपेंसिव है, तो वहां पर बट यूज होगा। एंड होता है जोड़ने के लिए, राइट। नेक्स्ट देखो बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द एंटोनीम ऑफ द वर्ड ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस होता है कि कोई ऐसा अवसर जो बहुत ही शुभ हो, जैसे ऑस्पिशियस दिवाली है ना, तो शुभ दीपावली कहते हैं ना हम, तो ऑस्पिशियस ओकेशन होता है, यानी कि यहाँ पे हम शुभता की बात करते हैं। तो इसका एंटोनीम होता है ऑपोजिट, जिसका मीनिंग उल्टा हो, जैसे गुड का बैड, अप का डाउन, राइट का रॉन्ग। तो वैसे ही एंटोनिम ऑपोजिट निकालना है, तो इसका यानी कि अशुभ होगा, तो अशुभ होता है ओमिनस, राइट। ऑप्टिकल तो होता है यहाँ पे दृष्टि, यानी कि देखने के पर्पज से बात हो रही है। और एक्यूलर होता है
कि जिसका मीनिंग कुछ छुपा हुआ मीनिंग, हिडन मीनिंग। ऑस्टेयर बहुत ही सिंपल, जिसमें कोई सजावट ना हो, कोई ज्यादा फालतू का डेकोरेशन ना हो, बहुत ही सिंपल तरीके से, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट में देखते हैं, ये भी एक फिलअप करने के लिए बोला गया है। फिल इन द ब्लैंक्स द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव। द स्टोरी इज टू फैंटास्टिक टू बी। स्टोरी जो थी, वो कहानी जो है, वो इतनी शानदार है, इतनी गजब है कि उस पर विश्वास किया जा सकता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब होता है बिलीवेबल, जिस पे विश्वास किया जा सकता है, राइट। चूज द ऑल्टरनेटिव विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द फॉलोइंग। टाइम आफ्टर ट्विलाइट एंड बिफोर नाइट। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ट्विलाइट क्या होता है? ट्विलाइट एक वो समय होता है जो दिन के बाद और रात होने से पहले, जो बीच का समय होता है ना, जैसे 6 से 7 बजे का समय होता है, जो ना तो ये दिन है और ना ये रात है, इसे क्या कहते हैं? ये ट्विलाइट होता है, तो इसे ट्विलाइट कहते हैं, ठीक है। तो टाइम आफ्टर ट्विलाइट और नाइट से पहले, अब इसके बीच में भी तो कोई समय है, तो इन दोनों के बीच का जो समय है ना बच्चे, उसे हम कहते हैं डस्क। समझ गए? जो शाम, रात से पहले, दिन के बाद, शाम का जो समय होता है, तो शाम से पहले, राइट, शाम के बाद और रात से पहले, तो वो होता है डस्क। अब बच्चे यार डॉन जो होता है ना, ये सुबह की भोर होती है। रात के बाद और सुबह से पहले जो बीच का समय होता है, जो यानी कि ये मान लीजिए सुबह की जो पहली किरण जो निकलती है, वो डॉन में निकलती है। सो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन का कौन सा पार्ट नहीं है? मीडियम है, बिना मीडियम के बात हो ही नहीं पाएगी। ट्रांसमिशन है, इंफॉर्मेशन है, कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी तो कम्युनिकेशन क्या करेंगे? नहीं ना। तो लाइफ वैल्यूज एंड विजन, जीवन के मूल्य, कर्तव्य, इनकी कोई कम्युनिकेशन में जरूरत नहीं है। हम किसी से भी बात कर सकते हैं। किसी पर्सन से बात करने से पहले हम उसके जीवन के मूल्यों के या उसके दृष्टिकोण के बारे में नहीं पूछते, राइट। तो ये जरूरी नहीं है कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट, निर्णय लेने की कौन सी पद्धति सर्वाधिक उपयोगी है? जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को फॉलो करते हैं, जब हम किसी चीज के ऊपर निर्णय लेते हैं, तो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव क्या है? प्रोडक्टिव मतलब वो कौन सा तरीका है जिससे हम निर्णय लेंगे तो हमारे उसके जो आउटपुट निकलता है उसके बेटर होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। तो वो होता है असर्टिव, ठीक, असर्टिव प्रोसेस। नेक्स्ट, every novel of Premchand can be read in a day, therefore all novels of Premchand can be read in a day. This involves the fallacy of। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको शेक्सपियर का एक क्वेश्चन करवाया था कि जिसमें लिखा था कि शेक्सपियर के जितने भी नॉवल हैं वो एक दिन में नहीं पढ़े जा सकते, इसलिए हैमलेट भी एक दिन में नहीं पढ़ा जा सकता, ऐसे ही लिखा था उसमें। तो ये वैसे ही है कि प्रेमचंद का प्रत्येक उपन्यास को हम एक दिन में पढ़ सकते हैं, राइट। इसलिए प्रेमचंद के सभी उपन्यास को हम पढ़ लेंगे तो ऐसा तो नहीं होगा ना बेटे। तो ये कंपोजिशन है इसका सही आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो गया है। देखो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, कहता है इफ द मीन ऑफ x1 x2 इज 7.5 and the mean of x1 x2 x3 is 8, then the value of x3। देखो x1 और x2 का जो मीन है वो 7.5 है, यानी कि सिंपल बच्चे अगर x1 x2 को मैं प्लस करूं तो ये अपॉन में 2 है, उधर चला जाएगा तो 7.5 इंटू 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। यानी कि x1 x2 का जो सम है वो 15 है। अब कहता है मीन x1 x2 और x3 का जो मीन है वो है 8, यानी कि इन तीनों का सम कितना है? 24। इतनी सी बात क्लियर हुई। x1 x2 का सम 15 है तो x3 का यहां से आ जाएगा 24 माइनस 15 कितना आ जाएगा? 9। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 shirts इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 shirts,
देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द ट्रांजेक्शन। कहता है 10 शर्ट का जो कॉस्ट प्राइस है वो बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ 8 शर्ट के। तो मान के चलो कि सीपी है जो एक शर्ट का वो x है, ठीक। तो 10 शर्ट का सीपी कितना आ जाएगा 10x, राइट। अब यहां पे देखो एसपी जो है 10 शर्ट का, एक शर्ट का मान लो एक, अभी हम एक का ही निकालेंगे। तो एसपी ऑफ 1 शर्ट मान लो y है, ऑफ 8 का ही तो बोला है 8 शर्ट 8y। अब आपका ये 10x और 8y जो है ये आपस में बराबर है, क्वेश्चन में दे रखा है बराबर है ये। y की वैल्यू आ जाएगी 10/8x, यानी कि 1.25x। तो ऑब्वियसली प्रॉफिट हुआ है। एक शर्ट उसने x रुपए में बेची और उसने खरीदी और बेची है 1.25x में, तो प्रॉफिट हुआ है उसको। 1.25x माइनस 1x का अपॉन में बेस 1x ही लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 0.25, 1 है 1 का 1 छोड़ दो इसे, इंटू में 100, तो ये कितना आ जाएगा 25% का उसको फायदा हुआ है यहाँ पर। क्लियर हुआ? ऐसे करना है इसको, ठीक। नेक्स्ट, तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। आपका ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। कहता है ईच ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर लेस देन द सम ऑफ इट्स अदर 2 साइड्स। एक ट्रायंगल है, उसकी प्रत्येक भुजा जो है वो दूसरी 2 भुजाओं के योग से 4 कम है, ये आपको बोल दिया है। अब बच्चे इसने यहाँ पर दिया है आपको ट्रायंगल, मान लीजिए ये आपका ट्रायंगल है, ठीक। ट्रायंगल की तीनों साइड लिख देती हूँ, A, B और C। तो 3 कंडीशंस हैं। कहता है या तो A प्लस B को मिलाकर ये 4 कम करेंगे तो आपका C आएगा, या फिर B प्लस C 2 भुजाओं को मिलाएंगे फिर 4 कम करेंगे तो आपका A आएगा, या फिर A प्लस C 2 भुजाओं को मिला के 4 कम करेंगे तो आपका B आएगा। यानी कि ये यही आपसे कह रहा है कि प्रत्येक भुजा जो है उसकी अन्य 2 भुजाओं का जब हम योग करते हैं तो उसमें से 4 कम करेंगे तो आपकी उसकी तीसरी भुजा आ जाती है। तो ये आपकी इक्वेशंस है। अब बच्चे यहाँ पर अगर मैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसको मान लीजिए B को मैंने यहाँ पुट कर दिया, B की जो वैल्यू है ये, इसको मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो ये मेरे पास आ जाएगा A, ठीक, प्लस A प्लस C, राइट, -4 बराबर में C आ जाएगा, ठीक। अब बच्चे C और C तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 2A 8, तो A की वैल्यू आ गई 4। अब A की वैल्यू मेरी यहाँ से 4 आ गई है, तो अब A की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रख दूं तो मेरी B यहाँ पर मैं B की वैल्यू भी निकाल सकती हूँ, मैं C की वैल्यू भी निकाल सकती हूँ, निकल जाएगी। तो आप आराम से इसको निकाल सकते हैं, चाहे तो मैं आपके लिए यहाँ पर निकाल देती हूँ। चलिए, अब A की वैल्यू मेरी यहाँ पर 4 आ गई है, मान लीजिए ऊपर वाली इक्वेशन में ही रख देती हूँ मैं। तो ऊपर वाली इक्वेशन जो थी मेरी ये थी A प्लस B -4 बराबर में C जो है, ठीक है, यहाँ पर है C। अब A की जगह पे मुझे पता है कि 4 है, यानी कि इस इक्वेशन में भी अगर मैं 4 रखूं, यहाँ पे देखो मैंने रखा 4B -4C, तो ये प्लस का 4 कैंसिल, तो B और C आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। क्लियर? अब B और C आपस में बराबर हैं, तो ये आपको देखो B और B ये 2B मान लो, माइनस का 4, ये यहाँ पर प्लस का 4 है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो B की ये 2 जो है ये नीचे आएगा, तो ये आपका 4 आ गया। तो B और C दोनों की वैल्यू 4 है, यानी कि एक बात समझ में आई कि A की वैल्यू भी 4 है, B की वैल्यू भी 4 है और C की वैल्यू भी 4 है, यानी कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक।
यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब हम एरिया निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, तो उसका एरिया क्या होता है, √3/4a²। कोई सा भी साइड ले लेते हैं ना, तो 3/4, a की वैल्यू है 4, 4 4 जा 16, तो ये आ जाएगा 4√3, 4√3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे, आराम से देख लो, ये आपके सामने है, मैं बीच में नहीं आ रही हूँ। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। कहता है two numbers are such that their sum, difference and product are in the ratio of 5:1:18। आपके पास कोई भी दो नंबर हो सकते हैं, एक्स वाई कोई भी नंबर हो गए, उनके योग, अंतर और गुणनफल का उन्होंने अनुपात दे रखा है, तो वो नंबर क्या होंगे। उनके नंबर मान लीजिए, एक नंबर आपका ए है, दूसरा नंबर आपका बी है। तो नंबर्स का जो सम है a प्लस बी, वो किसके बराबर है, 5x के बराबर है। नंबर्स का जो डिफरेंस है a माइनस बी, वो सिंपल x के बराबर है। ठीक, अब आपको ये कहता है, यहां पर इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2a जो है 6x के बराबर है, यानी कि a की वैल्यू आ गई 3x। अब a की वैल्यू यहां से 3x आ गई है, तो b की वैल्यू भी निकल कर आ जाएगी। ठीक है, b इधर चला जाएगा, ये आ जाएगा 2x, तो b की वैल्यू आ गई सिंपल 2x। अब बच्चे यहाँ पर आप इसको पुट कर सकते हैं, कैसे, उनके वर्गों का अंतर, राइट, उनके वर्गों का आपको क्या करना है, अंतर। तो a की वैल्यू है 3x और b की वैल्यू है 2x। तो 18 क्या, 3x इंटू में 2x करते हैं, तो आपको गुणनफल मिलेगा जो कि है 18x। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6x² बराबर में 18x। तो x तो एक कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब जब x की वैल्यू 3 आ गई है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। बस अब उनके वर्गों का क्या करना है, अंतर लेना है। तो 9 का वर्ग 81, 6 का वर्ग 36, उनका अंतर ले लो 45। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आ गया। क्लियर, ऐसे करना है। नेक्स्ट, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम है क्रमशः 12 और 144 है। एचसीएफ और एलसीएम, एक नंबर 36 तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चे, जो प्रोडक्ट होता है दो नंबर्स का, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, वो बराबर होता है किसके, एचसीएफ इंटू एलसीएम के। दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, एक नंबर 36 है, दूसरा नंबर आपको पता करना है x। ठीक है, एचसीएफ आपको दे रखा है 12 और एलसीएम दे रखा है 144। तो x की वैल्यू आपको सिंपल यहां से निकल कर आ जाएगी, 12 36, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, 48। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आ गया। ऐसे करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 11 to 50 आर डिविजिबल बाय 7 बट नॉट बाय 3। ऐसे कितने नंबर हैं 11 से 50 के बीच में, ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 7 से तो डिविजिबल होंगे लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं होंगे। तो ऐसे नंबर्स आपको फाइंड आउट करने हैं। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, सिंपल है, आपको ऐसा नंबर चाहिए ना जो 7 से डिविजिबल है, तो पहले 7 का टेबल लिख दो। तो 7 के टेबल में 11 से 50 के बीच में क्या क्या आता है, देखो 7 2 14, 21, 28, 35, 42 और 49। ये वो नंबर्स हैं, राइट। ये वो नंबर्स हैं जो 7 के टेबल में आते हैं 11 से 50 के बीच में। लेकिन कंडीशन दी है कि बट नॉट बाय 3, लेकिन 3 से नहीं जाने चाहिए। तो ऐसे उसमें आप कौन सा नंबर जो 3 से नहीं जाते, तो 14 नहीं जाता, ठीक, 28 नहीं जाता, 35 नहीं जाता और 49 नहीं जाता। तो बचे कितने नंबर, सॉरी वो कितने नंबर हैं जो नहीं जाते हैं, 1 2 3 और 4। 4 नंबर ऐसे हैं जो नहीं जाते हैं। सो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा।
क्लियर? चलिए नेक्स्ट में कहता है इफ प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस जो है वो मल्टीप्लाई को शो कर रहा है, माइनस डिवाइड को शो कर रहा है। मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैंने आपको सारे टॉपिक जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें से ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं है जिसका टॉपिक मैंने आपको ना करवाया हो। सारे टॉपिक्स मैं आपको सीसैट वाले कोर्स में करवा चुकी हूँ, इंक्लूडिंग मैथ्स, रीजनिंग, ठीक है, उसमें कंप्लीट एप्टीट्यूड, इंटरपर्सनल स्किल्स, इंग्लिश, डिसीजन मेकिंग सब कुछ करवा दिया है। तो आपको जब इसके लिए पूरे सीसैट को जब आपको डीप अंडरस्टैंडिंग करनी है, कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करने हैं, पूरे सिलेबस को थॉरोली पढ़ना है, तो आप उस सीसैट के कोर्स को वहां से परचेज कर सकते हैं। तो देखो माइनस यहाँ पे है, डिवाइड, ठीक है, मल्टीप्लाई का मतलब है यहाँ पर माइनस और डिवाइड का मतलब है यहाँ पर प्लस। ये आपके सामने यहाँ पर, ठीक है, साइंस दे रखे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो बच्चे सिंपल है। अब ये जो आपको गिवन इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पुट करना होगा। जैसे लिखा है 4, तो डिवाइड की जगह पे आप यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, क्योंकि ये कह रहा है आपसे कि डिवाइड जो है वो प्लस है। फिर माइनस है तो माइनस की जगह पे आप डिवाइड का साइन लगाएंगे। फिर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में माइनस लगाइए और प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन आपको लगाना है। अब एक इक्वेशन है लेकिन साइन बहुत सारे हैं, तो सिंपल आप क्या यूज करेंगे, बोर्ड मास। आप बोर्ड मास यूज करेंगे, ठीक है। तो बोर्ड मास क्या कहता है कि सबसे पहले डिवाइड करना है, डिवाइड कर दो 4, फिर कहता है कि मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई कर दो 8, फिर ये 4 + 4 -8, तो 4 और 4 8, 8 में से 8 गया 0, तो आंसर आ गया 0। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। क्लियर? इस तरीके से ही करना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए। कमला रवि की पत्नी नहीं है, ठीक है, कमला जो है रवि की पत्नी नहीं है। अब क्या है आगे देखते हैं। प्रेमलता रवि की माँ है। चलिए ये हमको यहाँ पे रिलेशन फिक्स मिल गया, तो जो फिक्स मिल गया है उसको बना लेते हैं। प्रेमलता कौन है, मम्मी है। किसकी मम्मी है ये, रवि की, ठीक। सीता प्रेमलता की एकमात्र पुत्र वधू है। तो बेटा ये रवि है, तो यानी कि रवि की जो वाइफ है वो कौन है, सीता, ठीक है। एकमात्र पुत्र वधू है, तो ये इसकी वाइफ है, ये इसका हस्बैंड है। अब कमला जो है वो रवि की पत्नी नहीं है, तो कमला कहाँ फिट होगी ये तो पता नहीं, कह नहीं सकते। तो आगे पढ़ते हैं, कहता है उपयुक्त कथनों में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। कमला सीता की बहन है। अब ऊपर तो कहीं मेंशन है ही नहीं कि ये सीता की बहन है, हो सकता है ये रवि की बहन हो, तो ये हम नहीं कह सकते। प्रेमलता कमला की माँ है, प्रेमलता कमला की माँ है, तो प्रेमलता कमला की माँ है नहीं है ये भी यहाँ पर क्लियर नहीं है, लेकिन रवि की माँ है वो बस यही कंफर्म है। सीता रवि की पत्नी है, सीता रवि की पत्नी है ये कंफर्म है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आ जाएगा। तो यही कंक्लूजन हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी, नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ। थैंक यू।